होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्लास में हो जाएगा क्या? डिफिकल्ट तो नहीं है? अरे सुपर इजी चैप्टर है, 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप इस चैप्टर का इजीली कर लोगे। इतना इजी चैप्टर हम बना देंगे, डिटेल्ड वन शॉट, एक एक क्वेश्चन हम साथ में बैठ के कर रहे होंगे, अच्छे से चीजें कर रहे होंगे और आप पेपर में इजीली कर पाओगे क्वेश्चन। डोंट वरी। मेन चीज होती क्या है, पेपर में जाके समझ आ जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत मिनी चैप्टर्स हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट, पेपर में जाके सिर्फ सोल्ड डिफरेंशियल मिलता है हमें, वहां जाके रिकॉग्नाइज करना। अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो भी हम समझ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में यही है कि आपको पहले रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहां से उठ गया है। एंड सेकंड चीज, अच्छा रिकॉग्नाइज हो गया कि इस चैप्टर से क्वेश्चन है, फिर सोल्व कैसे करना है वो सारी चीजें आज हम सीख रहे होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ। आप कहोगे इतना इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी, अगर आपने कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाला चैप्टर मेरे साथ साथ किया है तो ये चैप्टर सुपर 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 इजी लगने वाला है। पर मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पेपर में जाके सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ लिखा होता है सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, रिकॉग्नाइज करना। अच्छा ये क्वेश्चन आया किस चैप्टर से? एग्जैक्ट से होगा, वेरिएशन सेपरेबल से होगा, या फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना। तो आज का टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप कॉची के बारे में भी जानोगे, लेजेंडर्स के बारे में भी जानोगे, पर पहले पेपर में जाके पता लगना चाहिए अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन है, फिर सॉल्व कैसे करना है अभी सीख लेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं कैसे पता करूंगी होमोजीनियस से आया है? मेरे को ये दिख रहा है कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी ऑर्डर में x की पावर साथ में पड़ी है। अगर d2 है यहाँ पे, उसी की x की वही पावर यहां पड़ी है। यहां dy/dx नहीं है, कोई बात नहीं। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो अगर उसके साथ x की भी उतनी पावर हो, मैं रिपीट कर रही हूं, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो अगर उसके साथ x की भी उतनी ही पावर हो, इसका मतलब क्या है? वो होमोजीनियस लीनियर से क्वेश्चन है। ये पहचानने का तरीका है। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव d2 है तो x², अगर d3 है तो आपको वहां x³ दिखेगा। अगर ऐसे दिख रहा है वो होमोजीनियस वाले दैट इज चैप्टर से क्वेश्चन है। इसको कैसे डील करते हैं अभी क्लियर करते हो। पहले बताओ इसका समझ आया कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है होमोजीनियस है? पक्का? अब देखते हैं आगे ध्यान से। सॉल्यूशन कैसे करना है? सुपर इजी। हम क्या करते हैं, जैसे ही पता लगे होमोजीनियस है हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। कैसे सब्स्टिट्यूशन? पुटिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पुटिंग करते हैं। क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। ये माइंड में डाल लो। जैसे ही पता लगे कि होमोजीनियस से क्वेश्चन उठ के आया है, पुट कर लो x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। इसकी कोई अलग से डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करनी, क्वेश्चंस के थ्रू चीजें समझेंगे और यही सोल्यूशन सीख लेंगे। जो मैं अगर डिटेल्ड पे टाइम लगाऊंगी, अच्छा पी नोट ऐसी टाइप की होती है, फिर वहां से कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है। यहां से एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ आएगा ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, जो x की पावर है वही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दैट इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पुट क्या करना है? जैसे ही होमोजीनियस पता लगे क्या पुट करना है? x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। माइंड में डाल लो। और क्या पुट करना है? अगर मान लो x dy/dx है तो इसको पुट करते हैं dy। अगर हमारे पास x dy/dx है तो उसको पुट करते हैं dy। लेकिन अगर हमारे पास x² d2y/dx² है तो उसको हम पुट करते हैं d इंटू d-1y। जितने ऑर्डर है उतने d यहां आएंगे। अगर x dy/dx है तो dy पुट कर रहे होंगे। अगर x² d2y/dx² है तो d इंटू d-1 पुट कर रहे होंगे। मान लो x³ होता, मान लो x³ होता तो 3d आएंगे, 1 फिर d-1 फिर d-2 और साथ में y। जब होमोजीनियस पता लगे दो चीजें पुट करनी होती है, एक x को e रेज टू पावर z पहली चीज, दूसरा डेरिवेटिव्स को पुट करना होता है। अगर दो है तो 2d आएंगे, d-1। ये चीज माइंड में रखना। तो ये दो चीजें आपको होमोजीनियस के अंदर पता होनी चाहिए। करें फटाफट से। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितना है? 2
टू पावर वाला है, तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस 1y। ये दो चीजें मुझे पुट करनी है, x को e रेज टू पावर z और इसको ये चीज पुट करनी है। फटाफट से पुट करते हैं, d माइनस 1 माइनस 2, y बाहर आ जाएगा, ये वाला y बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का मतलब e रेज टू पावर 2z, x e रेज टू पावर z है ना, अगर इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, वो e की पावर 2z, ez का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि e की पावर 2z, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस 1 बाई एक्स मतलब प्लस 1 बाई ई रेज टू पावर z आ जाएगा। क्लियर है चीज, आगे चले, यहां क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। जैसे ही होमोजीनियस पता लगे सबसे पहले ये पुटिंग्स करके इन्हें z की फॉर्म में क्वेश्चन को बनाया जाता है। मेरे साथ साथ कैलकुलेशन, क्लास में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज क्लियर है पक्का, यहां तो कोई डाउट तो नहीं। चलें आगे, तो अगर x स्क्वायर है तो 2d, d इंटू डी माइनस 1। अब आगे देखो ध्यान से, अब ये हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, CF निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे। अब सारा क्वेश्चन सेम हो गया, पर यहां तक पहले आपको आराम से पहुंचना है, x को e रेज टू पावर z और डेरिवेटिव वाले को ये पुट करना है। अब आराम से सेम जैसे हम पहले करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मेरे से पहले d की वैल्यूज निकालो, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए, डी स्क्वायर 2d माइनस डी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस d। हमने बहुत प्रैक्टिस की है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर में, वैसा ही काम चल रहा है। डी स्क्वायर यहां से क्या किया, d कॉमन ले लो, d मैंने कॉमन लिया, दैट विल बी d माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया प्लस 1, d माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, d माइनस 2 क्या आ गया, बाहर आ गया, दिस इज d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड माइनस 1, d की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड माइनस 1। तो जब पुटिंग करके इस फॉर्म में आ जाओ, फिर पहले वाला काम ही करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से CF निकलेगा एंड फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। CF कितना आएगा यहाँ से, CF इज इक्वल्स टू, ध्यान से एक वैल्यू क्या है, 2 है, तो C1 e रेज टू पावर 2z नोट 2x। राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, z, तो यहाँ पे 2x नहीं 2z आएगा। हम इस पे काम कर रहे हैं ना, हम इस पे ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना, तो जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल चलता है वही आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी, पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी। तो C1 e रेज टू पावर 2z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस z, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, फंक्शन आ गया। बताओ यहां तक क्लियर है, चलें आगे। पर क्वेश्चन तो z में नहीं है ना, क्वेश्चन किस में, x में है। एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया z के अकॉर्डिंग, क्योंकि राइट हैंड साइड में z में चल रहा था। अब इसको सही करो, e रेज टू पावर 2z का मतलब x स्क्वायर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 e रेज टू पावर 2z का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया। पहले जब हम कर रहे थे ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट हैंड साइड में z था, तो सारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z में आ गया, पर क्वेश्चन z में नहीं था, क्वेश्चन किस में, x में, तो ये वापस x में तो जाएगा। तो आप देखो e रेज टू पावर 2z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे भी तो 2 होगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस z है, ध्यान से e रेज टू पावर माइनस z, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी -1 पावर होगी, दैट इज x की पावर -1, मतलब C1 x स्क्वायर प्लस C2 बाई x, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है चीज, क्वेश्चन वैसे ही किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन से आए, z में वैल्यूज आएंगी,
क्योंकि यहाँ z है, पर स्टार्टिंग में क्या है, x में था क्वेश्चन, तो इस z को x में चेंज करना पड़ेगा। कैसे? जहां से पुटिंग स्टार्ट करी थी उसकी हेल्प से। तो जहां जहां अगर e⁻²2z आया है तो यहाँ पे x² आएगा, वही x² यहाँ लिखा है। क्लियर है चीजें? चले आगे। पक्का हमने 5 to 6 क्वेश्चंस करने हैं, क्लास में एक एक चीज क्लियर करेंगे, डोंट वरी, कोई डाउट हुआ आगे क्लियर हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, 1/d वाली चीज, 1/d वाली चीज, d² माइनस d माइनस 2 लिख देते हैं। क्या आएगा, d² माइनस d माइनस 2। फिर राइट हैंड साइड पे जो है वो आएगा, राइट हैंड साइड पे क्या था, e⁻² प्लस e⁻−z। क्या था, e⁻² प्लस e⁻−z। हमें इसी पे काम करना है, बात समझ आई? पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, 1/d वाली चीज और फिर राइट हैंड साइड वाली अंदर ले जाओ इसे, 1/d² माइनस d माइनस 2 e⁻² प्लस 1/d² माइनस d माइनस 2 e⁻−z। अब हमें एक्सपोनेंशियल का सोल्व करना आता है कि जो यहाँ हो वो वैल्यू d की जगह डाल दो। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में जो x के साथ, जो z के साथ हो वो d की जगह डाल दो। यहाँ पे d की जगह जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 e⁻²z। यहाँ पे d की जगह क्या आ जाएगा, z के साथ क्या है, -1, दैट विल बी -1 का स्क्वायर, -1 ये +1 हो जाएगा, -2। जहां जहां d है -1 डाल दो, -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, यहां -1 डालूंगी वो +2, दैट विल बी 1/0 e⁻²z और ये अगेन क्या बनेगा, 1/0 e⁻−z। एक्सपोनेंशियल्स को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, जो z के साथ हो, जो x के साथ हो वो d के दैट इज वैल्यू डाल दो। हमने एक एक क्लास में ये रूल सीखे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल हो, x हो, कांस्टेंट हो, हमने एक एक करके क्लासेस में चीजें सीखी हैं, अब सब काम आएंगे। अगर आप सीरियल ऑर्डर में देख रहे हो ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला अगर आपने चैप्टर देख के आए हो तो ये इजी लगेगा, उससे पहले आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब e⁻²z यहाँ पे अगर नीचे 0 आ जाए दैट इज अ केस ऑफ फेलियर। अगर नीचे 0 आ जाए तो क्या होगा, वो केस ऑफ फेलियर हो जाता है। केस ऑफ फेलियर उसको कैसे हैंडल करते हैं, सुपर इजी। जहां पुटिंग करी थी डेरिवेटिव ले लो, हमने यहां पुटिंग की थी है ना, इसके बाद ये पुटिंग हुई है, इसी में d की जगह 2 डाला है। जहां पुटिंग करते हैं उससे पहले इसी स्टेप में डेरिवेटिव ले लो। ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव लेते हैं, d² का 2d, d का 1, d² का डेरिवेटिव इज 2d और d का 1, 2 का 0। क्योंकि इसने डेरिवेटिव करवाया है z का स्टैंप लगेगा, यहाँ z में ना डेरिवेटिव कराने पे एक स्टैंप लगता है, क्योंकि इसने डेरिवेटिव लगवाया तो यहाँ z लगेगा, क्योंकि z में क्वेश्चन चल रहा है ना इसलिए z की स्टैंप चलेगी। अगर x में चल रहा होता तो x की स्टैंप लगती, z में चल रहा है z की स्टैंप चलेगी, e⁻²z प्लस यहाँ पे भी डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों तरफ केस ऑफ फेलियर आया, यहाँ पे e⁻−z, क्योंकि यहाँ पर भी हमने डेरिवेटिव लिया है तो एक z की स्टैंप आएगी। अगर एक बार डेरिवेटिव होता है तो z आता है, मान लो इसमें दोबारा केस ऑफ फेलियर आ गया तो फिर एक बार दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे, z² आएगा। जितनी बार डेरिवेटिव लेते जाएंगे यहाँ पावर आती रहेगी। अभी हमारा एक बार केस ऑफ फेलियर आया है, मैंने एक बार डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे z है। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा पुटिंग करेंगे, d की जगह क्या डालना है, 2। जो एक्सपोनेंशियल में है ऊपर वो d की जगह आता है, तो d की जगह मैं क्या डालूंगी, 2, दैट विल बी 4 - 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे z/2 इंटू -1, यहाँ पे z के साथ -1 है तो d की जगह क्या आएगा, -1। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में 2 था तो d की जगह 2 आया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में -1 है, d की जगह -1 आएगा, z/3 e⁻²z। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस z/e⁻−z, दैट विल बी -2 -1, z/3 e⁻²z माइनस z/e⁻−z, दैट विल बी 3। जो कॉमन आ रहा है ले लो, z/3 कॉमन आएगा,
e raised to power 2z minus e raised to power minus z. This is the particular integral. इस क्वेश्चन में ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, फाइनल आंसर किस में आया है? z में। पर मेरे पास z में नहीं होता फाइनल आंसर। फाइनल आंसर किस में होना चाहिए? x में। बात समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन x में है, मैंने उसे z में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन किस में था स्टार्टिंग में? x में था, मैंने उसे z में कन्वर्ट किया है। तो मैं क्या करूंगी? इसको दोबारा x में लाऊंगी। मेरा आंसर z में आया है ना, पर मेरा z में नहीं था, क्वेश्चन स्टार्टिंग में x में था, तो इसको वापस x में लाना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? मैंने पहले ये पुट किया था x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z, इसी की हेल्प से हम z में आए थे, इसी की हेल्प से हम वापस x में आते हैं। इसी ने सब कुछ z में चेंज करवाया था, है ना? जैसे हमें पता लगा होमोजीनियस लीनियर है, इसी ने हमें सारे में किस में चेंज करवाया था? z में चेंज कराया था। तो जब z में आंसर्स आ जाते हैं, यही हमें वापस x में लाता है। किस में लाता है? वापस x में लाता है। तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल में z/3, z की वैल्यू क्या आएगी? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से z की वैल्यू क्या आएगी? e उधर जाके क्या बन जाता है? log। मतलब इसका मतलब यहाँ से z की वैल्यू क्या है? log x। हम पुट ये करते हैं, लेकिन इससे सब कुछ निकालना आना चाहिए। आपको सब कुछ इससे निकालना आना चाहिए कि अगर x को e रेज़ टू पावर z डाल रही हो, तो अगर मुझे z चाहिए, z कैसे निकलेगा? ये e उधर जाके क्या बन जाएगा? log। तो z की वैल्यू हो जाएगी log x। z की वैल्यू क्या हो जाएगी? log x। सो 1/3 log x। x में वापस आना ना। आगे है e रेज़ टू पावर 2z। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, है ना? अगर एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ भी 2 होगा। तो e रेज़ टू पावर 2z की वैल्यू x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ? x स्क्वायर। e रेज़ टू पावर माइनस z, मतलब यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस, दैट विल बी 1/x। अगर e रेज़ टू पावर माइनस z है, तो इधर भी वो x की पावर -1 होगा। अगर इधर माइनस आ रहा है तो इधर भी माइनस होगा। x की पावर -1 मतलब 1/x। इसका मतलब यही होता है ना 1/x। तो यहाँ पे मैंने e रेज़ टू पावर माइनस z की जगह 1/x लिख दिया। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइनल। ये z में था, हमने इसे x में चेंज किया। तो जैसे हम z में चेंज करते हैं ना, स्टार्टिंग में z में चेंज करते हैं सारा क्वेश्चन, ताकि हमारी चीजें क्लियर हो जाएं। ये सारा क्वेश्चन z में चेंज किया, लेकिन जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, आंसर आता है दोबारा x में ले आओ। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, सारा सोल्व करो, वापिस x में ले आओ। सॉल्विंग z में चलती है, फाइनल आंसर x में आ जाता है। फाइनल आंसर किस में आ जाता है? x में। दिस इज द आंसर। आप लिख लेते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। वो क्या होता है? y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। CF क्या था हमारे पास? CF की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? दिस इज द आंसर ऑफ CF, C1x स्क्वायर प्लस C2/x। लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज C1x स्क्वायर प्लस C2/x। और हमारे पास PI क्या है? ये रहा, प्लस 1/3 log x, x स्क्वायर माइनस 1/x। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन, फाइनल आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं ना? सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो आपको पेपर में जाते ही पता लगनी चाहिए, अच्छा जैसे जैसे डेरिवेटिव है वैसे वैसे पावर है। यस, अगर d2 है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, d3 हुआ तो x क्यूब है। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर उतनी ही पावर है, वो होमोजीनियस लीनियर है। सेकेंड चीज, होमोजीनियस लीनियर है, फटाफट से पुट करो x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर z। सबसे पहला काम याद आना चाहिए, x को e रेज़ टू पावर z डालो, और फिर जो आपके x की पावर के साथ डेरिवेटिव है उनको पुट करो। अगर 2 वाला है तो 2d आएंगे, d इंटू d माइनस 1। अगर सिंगल होता तो सिर्फ d आता, लेकिन अगर x स्क्वायर 2, ये 2 वाले हैं तो 2d आएंगे। मैंने सारी पुटिंग की, यहां पहुंच गए z की फॉर्म में। जैसे ही z की फॉर्म में चेंज हुआ, गो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, CF पर्टिकुलर इंटीग्रल। याद रखना, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में z चल रहा है, तो CF में जो फॉर्मूला लगाएंगे, हमें फॉर्मूलास पता है ना कि अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो ऐसे CF लिखते हैं। तो आप जो CF के फॉर्मूलाज लिखोगे, मेक श्योर वो Z में लिखो। क्यों? क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड पे Z चल रहा है।
राइट हैंड साइड पे z चल रहा है ना, तो आप जो CF वाले फॉर्मूलाज लगाओगे उसमें यहाँ पे z पुट करोगे, x नहीं, ये याद रखना। एक बार आपने फॉर्मूला लगा लिया, CF बना लिया पूरा, अब इसे x में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ दिस। एक बार CF वाले फॉर्मूला लगा के बना लिया तो डिफरेंट हो तो ऐसे करना है, अब उसे x में चेंज करो इसकी हेल्प से। x में चेंज कर लिया, गो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d वाली चीज और राइट हैंड साइड, 1/d वाली चीज राइट हैंड साइड, पूरी सॉल्विंग z में चलेगी जैसे हमें चीजें आती है, पूरी सॉल्विंग। जैसे ही फाइनल आंसर आएगा z में गो फॉर कि आप उसे x में लाओ और ये आप यूज करोगे x e⁻z। इससे देखो आप कैसे वैल्यूज निकालोगे, z कैसे निकलेगा, e⁻2z कैसे निकलेगा, e⁻z कैसे निकलेगा, ये आपकी हेल्प करेगा, सारी वैल्यूज पता लगेंगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है चीज? फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करो, सेकंड पर चलते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, इन पे कमांड होनी चाहिए और हमने बहुत स्लो आराम से दैट इज कंप्लीट की है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे काम करती हैं। आप देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मेरे को दिख रहा है x की पावर और साथ में डेरिवेटिव, उन्होंने पहले ही डेरिवेटिव को d लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर और डेरिवेटिव, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, x की पावर 1, डेरिवेटिव भी फर्स्ट ऑर्डर का है, जितनी x की पावर उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव, x की पावर 2 डेरिवेटिव सेकंड वाला, x की पावर 1 डेरिवेटिव 1 वाला, साथ में यहाँ पे लिखा है एक नंबर और यहाँ पे x की पावर है। ये होमोजीनियस से क्वेश्चन आया है क्योंकि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी x की पावर, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी x की पावर। अगर ऐसी चीज आती है, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। क्या ये? होमोजीनियस लीनियर। इसी होमोजीनियस लीनियर को कॉशीज भी बोलते हैं, इसी होमोजीनियस को कॉशीज लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसी को कहते हैं कॉशी, और कुछ नई चीज नहीं है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन समझ आई ना, कि जो x की पावर है उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव साथ में है। अगर x 2 है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है साथ में। समझ आई ये चीज? तो यही जो होमोजीनियस लीनियर है, इसी का दूसरा नाम है कॉशीज लीनियर इक्वेशन। कोई नई चीज नहीं है। जैसे हमारे 2 नाम है, मेरे भी 2 नाम है, एक निकनेम है, एक आपको पता है भारती, वैसे आपके भी नेम्स होंगे। आप जरूरी नहीं है सबका एक ही नेम हो, 2 नेम्स भी हो सकते हैं, 3 नेम्स भी हो सकते हैं। तो इसी एक सेम सिचुएशन के लिए 2 नाम है, एक होमोजीनियस लीनियर और एक कॉशी लीनियर इक्वेशन। तो कई बुक्स में, कई सिलेबस में होमोजीनियस के नेम से होता है टॉपिक, कई बुक्स में कॉशीज के नेम से होता है। सोल्यूशन सेम रहता है, फटाफट से करते हैं। हमें पता लग गया इक्वेशन दैट इज होमोजीनियस है क्योंकि जितनी पावर उतना डेरिवेटिव। अगर 1 पावर है, 1 डेरिवेटिव है। फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। वैसे हमें पता है जैसे ही होमोजीनियस हो, पहला स्टेप क्या होता है? पुट x इज इक्वल्स टू e⁻z। जैसे ही पता लगे होमोजीनियस, सबसे पहला स्टेप x को e⁻z डालो, ठीक है। अगला स्टेप, अब डेरिवेटिव देखो, अब डेरिवेटिव्स देखो, x के साथ d है। अब ध्यान से, हमें पता है अगर x ऐसे होता था पहले कि अगर x dy/dx होता था तो हम d लिखते थे। अब x के d2y/dx होता था तो हम क्या लिखते थे? दैट इज d इंटू d-1। 2 पावर्स है तो 2 ब्रैकेट आएंगे, ऐसे लिखते थे ना। पर उन्होंने डेरिवेटिव के लिए ना d नाम पहले ही यूज कर लिया, डेरिवेटिव के लिए उन्होंने d नेम पहले यूज कर लिया। कोई बात नहीं, हम d' यूज कर लेंगे। समझ आ रही है चीज? यहाँ पे ये d डेरिवेटिव्स के लिए ही है, तो उन्होंने डेरिवेटिव के लिए d यूज कर लिया। तो जब हम पुटिंग करेंगे, हम d नहीं यूज करेंगे, हम d' यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? d', क्योंकि d ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो जहां जहां x है e⁻z डालेंगे, लेकिन जहां जहां डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे डेरिवेटिव को d लिख रखा है, मैं x dy को क्या डालूंगी? d'y। मैं x स्क्वायर, ध्यान से, मैं x स्क्वायर d स्क्वायर y को क्या डालूंगी? d' इंटू d'-y। अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2 d आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है 1 d आएगा। क्योंकि d नेम ऑलरेडी यूज हो गया तो हम d' उठा लेते हैं। फटाफट से पुटिंग करते हैं, ध्यान से देखना। x स्क्वायर d स्क्वायर को मैंने क्या डालना है? d' इंटू d'-1। y बाहर कॉमन है, -3 xd को क्या डालना है? d' +4 ये रहा,
y बाहर क्या है, कॉमन, x रेज टू द पावर m, ये बन गया सिंपल पुटिंग। x रेज टू पावर m नहीं, हमने x को e रेज टू पावर z डाला ना, e रेज टू पावर mz। मेरे को x की वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर z, मुझे x रेज टू पावर m करना है, मतलब इधर m करना है, तो इधर भी m हो जाएगा, e रेज टू पावर mz। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश माइनस 3d डैश प्लस 4, और यहां पे क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर mz। और देखो आगे कैसे करेंगे, d डैश का स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4, यहाँ पे y e रेज टू पावर mz। एक बार ये सिंप्लीफाई हो जाए, z में चीजें आ जाए, ये d वाली थोड़ी सी अच्छे से बन जाए, फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस ये वाली चीज नहीं है, बाकी तो सब वही है कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर का, ये पुटिंग वाली चीज बस नहीं है, ये ध्यान से देख लो। अब क्या करेंगे, ध्यान से, ये हमारे पास बन चुके हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम मैम 5 क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, जब सब में यही पुटिंग करनी है, 5 क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। d डैश का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन, मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करके 4, तो क्या करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी क्या बनेगा, 2d डैश, यहाँ पे दैट विल बी 2d डैश, और यहाँ प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। d डैश का स्क्वायर माइनस 2d डैश, सिंपल जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, वही कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट सेम बननी चाहिए, d डैश माइनस 2, और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिया, d डैश माइनस 2, d डैश माइनस 2 को बाहर ले लिया, दैट विल बी d डैश माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो d डैश की वैल्यूज यहां से क्या आएंगी, दैट इज 2,2, यहां से भी 2 आ रही है, यहां से भी 2 आ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 क्या आएगा, ये z में चल रहा है राइट हैंड साइड, c1 प्लस c2z e रेज टू पावर 2z। ऐसे ही करते हैं ना, c1 प्लस c2x लिखते थे, रिपीट होता था तो ऐसे ही करते थे, तो c1 प्लस c2z e रेज टू पावर 2z, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। क्या ये डन है, नहीं, मेरा क्वेश्चन किस में है, x में है, तो मुझे इसे भी किस में लाना है, x में, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। यहाँ पे मेरे को z की वैल्यू चाहिए, z क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल उधर जाके log बन जाएगा, है ना, ध्यान से, मेरे पास मुझे पता है कि x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z है, लेकिन अगर मुझे z पुट करना हो तो ये एक्सपोनेंशियल इधर आके log बन जाता है, log x वैल्यू हो जाती है z की। अगर मैंने x की वैल्यू e रेज टू पावर z डाली है, मतलब z की वैल्यू क्या है, log x, तो मैं यहाँ पे z की जगह क्या डालूंगी, दैट इज log x, z की जगह क्या डालूंगी, log x। अब e रेज टू पावर क्या है, 2z, अगर यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी तो 2 आएगा, अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी तो 2 आएगा, दैट विल बी x स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, CF आ गया, दिस इज माय CF, जिसमें पहले आंसर सारे z में आए, लास्ट में हम इसी की हेल्प से x में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसी ने पूरा क्वेश्चन z में कन्वर्ट किया है ना, तो जब CF आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आते हैं, यही हमें दोबारा x में लेके जाता है। क्लियर है चीज, चले पर्टिकुलर इंटीग्रल पे, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/d वाली चीज क्या थी, d डैश माइनस 4d डैश प्लस 4, d डैश का स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4, और राइट हैंड साइड वाली चीज क्या थी, x रेज टू पावर e रेज टू पावर mz, ये थी ना राइट हैंड साइड में, देखो e रेज टू पावर mz। अब जब भी एक्सपोनेंशियल हो, यहाँ पे d डैश की जगह वैल्यू डल जाती है, पुट करेंगे d डैश को, दैट इज m, तो 1/m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 e रेज टू पावर mz। अब इसमें और कोई कैलकुलेशंस तो नहीं हो सकती, बस कोई नंबर तो है नहीं जो हम सॉल्व करें, ये हमने बस d डैश की जगह m डाल दिया। ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, आंसर z में है, मुझे फाइनल आंसर में z चाहिए ही नहीं है, फाइनल आंसर में z नहीं चाहिए। कैसे करूंगी इसे, मुझे पता है मैंने x को e रेज टू पावर z डाला था, मैंने x को e रेज टू पावर z डाला था, यही मुझे वापस लाएगा, इस z को खत्म करने में हेल्प करेगा। कैसे, e रेज टू पावर mz चाहिए, मतलब यहाँ पे x रेज टू पावर m पुट कर दो, e रेज टू पावर mz को खत्म करना है ना, वापस x में लाना है ना, अगर इधर m है तो इधर भी क्या चाहिए होगा, मुझे m चाहिए होगा, तो e रेज टू पावर mz को क्या डाल देंगे,
x raised to power m, that will be 1 upon m square minus 4m plus 4 x raised to power m। हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी x में आ गया। यहां तक तो हमने फॉलो किए रूल्स जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के होते हैं, इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं थी। क्या खत्म हो गया? नहीं, इस z को वापस x में भी लाना है। जहां से कहानी शुरू हुई थी वही हमें x में वापस लाता है। सो लिख देते हैं फाइनल सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। फाइनल सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। CF अभी हमने निकाला था C1 प्लस C2 log x इंटू एक्स स्क्वायर। C1 प्लस C2 वही सेम चीज लिख रही हूँ जो हमने अभी निकाली थी चीज, ठीक है। और यहाँ पे प्लस PI अभी निकाला था m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 2z x रेज टू पावर m, e रेज टू पावर mz को x रेज टू द पावर m। दिस इज द फाइनल आंसर। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो, कोशी, ये एक ही बात है, और इनके सॉल्यूशंस ऐसे निकाले जाते हैं। पहले z में पूरे क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, फिर जो हमारे CF और PI आते हैं उनको वापस x में लाया जाता है। जैसे ही पता लगे होमोजीनियस है, पुट x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z, ये माइंड में डाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में, x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। क्लियर है चीज? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले यहां तक अच्छे से कर लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो क्लास में, चाहे पॉज करना पड़े, क्योंकि हम ना ये पार्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत अच्छे से एक एक स्टेप कर चुके हैं, तो ये स्टेप्स मैं थोड़े फास्ट करवाऊंगी। बट अगर आपके अभी ये स्टेप्स रहते हैं, मुझे पॉज करके पहले कंप्लीट कर लो, फिर मेरे साथ थर्ड क्वेश्चन पे आना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से अब आप मुझे बताओ ये कौन से चैप्टर से है, आपको कैसे पता लगेगा? मैम यहाँ पे ना x की जो पावर है वही ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर x स्क्वायर है तो d2y है, ठीक है। अगर यहाँ x है तो dy है, जो x की पावर उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये तो सिंपल y है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x में चीजें चल रही है, ये होमोजीनियस से उठ के क्वेश्चन आया, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये कोशी से उठ के आया, होमोजीनियस लीनियर बोलो, कोशी बोलो, एक ही बात है। तो ये किस चैप्टर से उठ के आया? डिफरेंशियल इक्वेशन की सिर्फ सोल लिखा है, वहां जाके अगर आपने रेकग्नाइज कर लिया कि इस चैप्टर से आया, ये तो मुझे आता है सॉल्व करना, एक बार रेकग्नाइज, सोल्यूशन आधा वही हो जाता है। ये होमोजीनियस से आया है, अरे होमोजीनियस का सोल्यूशन तो हमें आता है। मेरे से पहले स्टार्ट करो, जैसे ही होमोजीनियस पता लगे क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। हमें पता लग गया ना ये होमोजीनियस है, तो हम क्या करेंगे, x को e रेज टू पावर z, और जहां जहां डेरिवेटिव है, अगर x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर है तो वहां क्या डालेंगे, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। अगर x dy बाई dx है वहां क्या लिखेंगे, दैट इज d दैट इज y। अगर 2 पावर्स है तो d इंटू डी माइनस 1 वाई, अगर एक पावर है तो dy लिखोगे। ऐसे आप काम करने वाले हो, सुपर इजी। ध्यान से देखना, पुटिंग कर देते हैं, क्या बनेगा, d इंटू डी माइनस 1, यहाँ पे प्लस 3 इंटू डी प्लस 1, y मैंने बाहर ले लिया कॉमन। यहाँ भी y था, यहाँ भी y था, यहाँ भी, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, इस y की जगह 1 आ गया। ये क्या बना, d इंटू डी माइनस 1। ये क्या बना, एक पावर था तो सिंगल d आएगा। अब क्या करने वाले हैं, d स्क्वायर माइनस d प्लस 3d प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज y आएगा। सुपर इजी। अब क्या बनेगा, d स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2d प्लस 1 y इज इक्वल्स टू, हमें x वाली चीज को भी तो पुट करना है राइट हैंड साइड में, 1/1 माइनस e रेज टू पावर z का स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, e रेज टू पावर z मैंने डाल दिया। दैट विल भी क्या बनेगा, 1 माइनस e रेज टू पावर z की पावर -2। अगर इधर पुटिंग हो रही है, इधर भी तो x की जगह e रेज टू पावर z डालना है, वो मैंने डाल दिया। नीचे 2 है तो ऊपर पावर क्या बनेगी, -2। अब ध्यान से समझना, ये आ गया, ये मेरे पास बन चुका है दिस। अब एक बार क्वेश्चन चेंज हो गया, d में आ गया, z में चीजें आ गई, गो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि क्वेश्चन यहाँ पर है,
क्योंकि जब आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला काम कर ले, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जाएंगे। कैसे होता है, d² + 2d + 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्विंग करते ही क्या बनेगा, दैट इज यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करके 2, d² + d + 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d आया, d + 1, यहाँ पे क्या आया, d + 1 इज इक्वल्स टू 0। d + 1 और यहाँ पे हमने कॉमन लिया, d की दो वैल्यूज आई, दैट इज -1 एंड -1। तो यहाँ पे CF क्या बनेगा, दैट विल बी C1 e⁻, एक मिनट सेम है ना, C1 C2z e⁻−z, ये हमारा CF बनेगा क्योंकि सेम वैल्यूज आई है, यही CF बनेगा। क्या CF आ गया कंप्लीट? नहीं, ये किस में है, Z में है। क्वेश्चन किस में है, X में है, इसको X में वापस लाओ। CF इज इक्वल्स टू C1 + C2, Z को क्या डालें, अगर X e⁻z है तो Z की वैल्यू क्या होगी, ये E उधर जाके log बन जाता है, E उधर जाके क्या बन जाता है, log। अगर X e⁻z है तो log x क्या बन जाता है, z। ये e उधर जाके z बन गया, e उधर जाके log बन गया, जैसे प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, e उधर जाके log बन जाता है। तो जहां जहां z होता है हम क्या डालते हैं, log x डालते हैं। बाहर क्या है, e⁻−z, अगर यहां माइनस है तो यहां भी तो माइनस आएगा, अगर यहां माइनस है वहां भी तो माइनस आएगा, तो दैट विल बी x की पावर -1। सिंपली लिखें तो C1 + C2 log x × 1/x, ये हमारा क्या आ चुका है, दिस इज द CF इन x की टर्म्स में हमने निकाल लिया। क्लियर है चीज, चले आगे। CF अच्छे से कंप्लीट कर लो, पर्टिकुलर इंटीग्रल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के कारण ही मैंने ये इंक्लूड किया। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होता है, 1/d वाली चीज, d में क्या था, d² + 2d + 1, क्या है, d² + 2d + 1, और राइट हैंड साइड में क्या था, 1 - e⁻z -2। लेट मी चेक, यही था, बिल्कुल यही है। अगर आपके पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल हो काम इजी हो जाता है। मान लो e⁻2z है तो हम d की जगह 2 डाल देंगे, e⁻3z है d की जगह 3 डाल देंगे। लेकिन अगर कभी भी ऐसे एक्सपोनेंशियल की चीजें सिंप्लीफाई ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे 1 - e⁻z, एक्सपोनेंशियल में सिंपल चीजें अगर ना हो, ऐसे किसी ब्रैकेट में चीज पड़ी हो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे इस क्वेश्चन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिंपल नहीं है कि मैं d की जगह कुछ डाल दूं, अगर सिंपल ऐसी चीजें होती फिर d की जगह डल जाती वैल्यू ये, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। फिर कैसे करते हैं, फिर हमारा सेवियर होता है एक फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज 1/d - a × x। दिस इज द फॉर्मूला कि कभी अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज के साथ फंस जाओ पर्टिकुलर इंटीग्रल में, आप 1/da- फॉर्म में ले आओ, उसको अभी लाएंगे हम, और फिर इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, e⁻az, यहाँ पे इंटीग्रल x e⁻−dz, दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड चीज हो राइट हैंड साइड में जो हम अपने नोन फॉर्मूला से नहीं कर पा रहे, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है कि जो यहाँ हो वो पुट कर दो, पर ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल नहीं है ना, 1 माइनस पावर है। अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जिसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड रूल नहीं पता, ये हमें हेल्प कर देता है। 1/d - ax e⁻az, एंड दिस इज द फॉर्मूला। अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। पहली बात, इसको d - a फॉर्म में लाओ, ये d वाली चीज को क्या लाओ, d - a फॉर्म में लाओ। अब देखो ध्यान से, ये है क्या, अगर मैंने अभी इसके फैक्टर्स बनाए थे, ये क्या था, d + 1 × d + 1। अगर अभी मैंने इसके फैक्टर्स बनाए थे, इसी के तो फैक्टर्स बनाए थे, इसी को तो मैं d + 1 लिख सकती हूँ ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 1/d + 1 × d + 1, और ये चीज यहाँ पे एक एक स्टेप यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ नोट नहीं करना अभी, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। चलो ये आ गया।
अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो d माइनस ए फॉर्म चाहिए, तो माइनस में ले आती हूँ, ये आएगा -(-1). मैं d + 1 को, ध्यान से, मैं d + 1 को लिख सकती हूँ d माइनस ऑफ -1, एक ही बात है, ये माइनस माइनस प्लस ही होना है, बट क्योंकि मुझे d माइनस फॉर्म चाहिए तो मैं d + 1 को क्या लिख रही हूँ, d माइनस -1, d माइनस -1, क्योंकि मुझे d माइनस फॉर्म चाहिए, और यहाँ पे 1 - ez -2 as it is। तो जब भी कॉम्प्लिकेशन आए एक्सपोनेंशियल में, यूज दिस फॉर्मूला, आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, अब हो गया। अब मेरे पास देखो ध्यान से, एक d-1 को मैं बाहर रख रही हूँ आराम से, अभी इससे बाद में बात करूंगी, लेकिन एक मैं d-1 को अंदर लेके जा रही हूँ जो मुझे हेल्प करेगा, दैट इज सॉल्विंग में। दो d-1 है ना, एक को बाहर रखा, मल्टीप्लाई में, एक को अंदर ऑपरेट के लिए ले जा रही हूँ कि पहले तुम फॉर्मूला लगा लो फिर तुम्हारी बारी आएगी, पहले ये अपना फॉर्मूला लगाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देखना, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाना है। a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह -1 है, ध्यान से, a की जगह क्या है, दैट इज -1। x की जगह क्या है, जो यहाँ राइट हैंड साइड होता है, d के यहाँ राइट हैंड साइड वो x होता है, x की जगह क्या है, 1 - e⁻z -2। हमारे पास दो d माइनस वाले थे, एक से तो काम कर ले, कंपेयर कर लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई, e⁻z इंटीग्रल x लिखो, 1 - e⁻z -2, यहाँ पे e⁻−az, यहाँ पे ध्यान से a की वैल्यू क्या है, माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस e⁻z बनेगा, और ये बाहर वाला 1/d-1 as it is। आराम से ध्यान से एक एक चीज देखो, जो यहाँ होता है दैट इज a, दिस इज x, फॉर्मूला एक से दो बार लिखोगे, माइंड में बैठेगा, मैंने सारी पुटिंग्स की है। यहाँ e⁻−az था, a इज -1, बाहर एक माइनस था वो +1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 × z क्या हो गया, दैट इज z ही बच गया। अब मेरा मेन मोटिव क्या है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, ये इंटीग्रेशन आई है ना, अब इसको सॉल्व करना। जब भी ऐसे एक्सपोनेंशियल्स हो, ध्यान दो, मुझे प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ये ब्रैकेट जिसकी पावर -2 है, ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं उसे पुट कर देते हैं, ठीक है, पुटिंग कर देते हैं, पर हमें डर लग रहा है, क्या हम सही कर रहे हैं, अभी देखते हैं। मैं 1 - e⁻z को क्या पुट कर रही हूँ, t पुट कर रही हूँ। मैंने डेरिवेटिव लिया, -e⁻z dz क्या आ गया, dt, e⁻z dz क्या आया, -dt। ये माइनस इधर लिखो या उधर फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में बाहर पड़े ना, चाहे इधर लिखो चाहे उधर फर्क नहीं पड़ता। तो e⁻z dz क्या बन गया, -dt। यहाँ e⁻z dz है, इसका मतलब हम t क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इसको सीधा -dt पुट कर सकते हैं। जब हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अपने इंटीग्रल को सही बनाना, इजी बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ पुटिंग करते हैं, पुटिंग करके डेरिवेटिव लेके जो कुछ बनता है, अगर वहां मिल जाए, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हम ठीक काम कर रहे हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम दे रहा था, इसको पुटिंग की, पावर को नहीं करते कभी, अंदर वाली चीज को करते हैं। डेरिवेटिव दोनों तरफ लेने पड़ते हैं, अगर इसको पुटिंग कर रहे हैं तो dz भी हटेगा, तो डेरिवेटिव दोनों तरफ लिए, हमें मिल गया, इसको dt पुट कर सकते हैं, -dt, इसका मतलब हम ठीक काम कर रहे हैं। 1/d-1 बाहर एज इट इज, यहाँ पे e⁻z बाहर एज इट इज, इंटीग्रल में t की पावर -2 dt, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ये माइनस इंटीग्रल से बाहर भी आ सकता था, यहां से बाहर भी आ सकता था, ये वाला माइनस मैंने बाहर ही निकाल दिया। तो कहाँ मुझे इतनी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन करनी थी, सिर्फ मुझे t की इंटीग्रेशन करनी है। सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं, हम हर लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हमसे हर क्वेश्चन हो जाए, जाके कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट समझ आना चाहिए। यहाँ पर हो गया, बस अब तो ईजी है, इंक्रीज दी पावर बाय 1, -2 + 1 -1 डिवाइड बाय न्यू पावर, यहाँ पे e⁻z ये वाला, और बाहर क्या चल रहा है हमारे पास, -1/d-1। ये सेम स्टेप मैं आगे नोट करने वाली हूँ, पहले बताओ ये चीज क्लियर है। t की पावर -2 थी ना, एक पावर बढ़ाते हैं, +1 किया, वो -1 आ गया, नई पावर ही नीचे लिखते हैं, दैट्स इट। ये मैं एज इट इज नोट कर रही हूँ, क्या बना हमारे पास, 1/, एक सेकेंड रुकिए,
क्या बना, अच्छा शीट नहीं है आगे, कोई बात नहीं, अभी हम शिफ्ट कर लेते हैं। लास्ट स्टेप एज इट इज, जो ये मेरा स्टेप है लास्ट, हमने एज इट इज आगे नोट कर लिया। देखो बिल्कुल माइनस ही लिखे, सेम, कुछ भी नहीं करा, लास्ट स्टेप एज इट इज नोट किए। अब देखो क्या बनेगा, ये माइनस बाहर आएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा, प्लस बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस जेड, t-1 मैंने एज इट इज लिखा है। क्या t में चीजें चलती रहेंगी? नहीं, हमने पुट क्या किया था, हमने पुट करा था लास्ट पेज पे 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड को t पुट किया था। देखो जब हमने इंटीग्रेशन करनी शुरू करी थी, हमने 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड को t किया था, तो अब वापिस t को लाना है, हमने इस t को वापस खत्म करना है। कैसे करेंगे? ऐसे t की जगह वापस वैल्यू डाल देंगे, 1/d माइनस माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस जेड, यहाँ पे 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड की पावर माइनस 1। t हमने पुट किया था इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए, तो जब इंटीग्रेशन होगी वापस भी लाना है हमने, तो t की जगह जो वैल्यू है डाल दो, 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड। वैसे पूरा क्वेश्चन z में ही चल रहा है, पूरा क्वेश्चन z में ही चल रहा है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन इजी करने के लिए t डाला, इंटीग्रेशन इजी होगी। अब वापस तो वैल्यू कर दो, वैल्यू वापस। ये याद रखना, जब जब हम पुटिंग करते हैं वापस उसको दैट इज ओरिजिनल पे लाना पड़ता है। मैंने t पुट किया था z वालों को, वापस z पे लाओ, हम लास्ट में वापस x पे लाते हैं। जैसे जैसे बारी आती जाती है, हम जैसे पुटिंग करते हैं वापस हम ओरिजिनल सिचुएशन पे लाते हैं। इंटीग्रेशन के लिए पुटिंग की थी, इंटीग्रेशन के लिए पुटिंग करती, तो जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो वापस कर दो चीज उसकी। इंटीग्रेशन में पुटिंग की थी ना, इंटीग्रेशन खत्म होगी, वापस कर दो ये चीज इसको, ठीक है। हाँ जी, यहाँ हम पहुंच गए, ये हमारे पास एक बार हो गया। अभी हमारे पास d-1 एक और बचा है, d- एक बार सिचुएशन और बची है, तो हम इस पे दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ये वाला। इस पे दोबारा फॉर्मूला, एक 1/d-a खत्म हो गया, लेकिन एक 1/d- हमारे पास अभी बचा है। अब इस पे काम करेंगे, दोबारा लिख रही हूं कि फॉर्मूला लर्न हो जाए यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? e रेज टू पावर az इंटीग्रल यहाँ पे x e रेज टू पावर माइनस az dz, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो x की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह क्या है, -1, a की जगह क्या है, -1, x की जगह सारा राइट हैंड साइड, x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस z, 1 माइनस ई रेज टू पावर z की पावर -1, ये हमारा a है एंड दिस इज हमारा सारा x है। अब सॉल्विंग करते हैं, यहाँ पे e रेज टू पावर az माइनस z, x e रेज टू पावर माइनस z, ये नीचे लिख दूं, ये हमारे पास -1 पावर थी ना, नीचे ले आई, और e रेज टू पावर माइनस az, e रेज टू पावर z dz। बस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सारी पुटिंग्स की हैं। अब ये d-1 भी खत्म हो गया, इस पे फॉर्मूला लग चुका है। देखो बाहर मैं कुछ नहीं लिख रही, ये d-1 भी इस पे लग गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये बना है। इसके बाद कुछ नहीं आना, d-1 अप्लाई हो गया। पहले हमारे पास 2 d-1 थे, तो मैं एक बाहर रख रही थी, दूसरा अप्लाई किया। अब एक जो बचा है बस वही अप्लाई कर रही हूं, बाहर रखने के लिए कुछ नहीं है। e रेज टू पावर माइनस z, ये e रेज टू पावर माइनस z, e रेज टू पावर z, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, e रेज टू पावर 0 दैट विल बी 1। ये इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, 1/1 माइनस ई रेज टू पावर z, और यहाँ पे dz। क्लियर होगी बात? इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, 1। मेरे पास ये बचा। अब देखो अगर को मैम यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, 1 माइनस ई रेज टू पावर z को, दैट इज t, माइनस ई रेज टू पावर z dz क्या बनेगा, dt। क्या कुछ dt पुट करने के लिए है मेरे पास यहाँ? क्या कुछ मैं e रेज टू पावर z dz कुछ है जिसको dt पुट कर दूं? नहीं ना, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हमारी रोंग है। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं चीजें इजी बनाने के लिए, पर वही चेक हो जाता है कि जो हम पुट कर रहे हैं क्या डेरिवेटिव लेने के बाद वैसा कुछ हमें वापस मिल रहा है। यहाँ पे e रेज टू पावर z dz कुछ नहीं मिल रहा हमें वापस, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होना, कोई और वे से हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। कैसे करनी है इंटीग्रेशन? याद रखना, जब भी ऐसे एक्सपोनेंशियल में नीचे चीजें पड़ी हो, हम क्या करते हैं, e रेज टू पावर, ध्यान से मैं इसको क्या लिख रही हूँ, e रेज टू पावर माइनस z से मल्टीप्लाई और e रेज टू पावर माइनस z से दैट इज डिवाइड कर रही हूँ, इससे काम इजी हो जाता है। जब भी आपके पास 1 माइनस कुछ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल में चीजें पड़ी हो, द बेस्ट वे इज कि आप ऊपर देखो, हमें एक्सपोनेंशियल तो ऊपर चाहिए तभी हमारा काम इजी होगा। आपने देखा ना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी हमारा काम नहीं बन रहा था, हम dt कुछ पुट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या करते हैं, अगर नीचे e रेज टू पावर z है तो ऊपर e रेज टू पावर माइनस z से मल्टीप्लाई और नीचे भी e रेज टू पावर माइनस z, ऊपर भी e रेज टू पावर माइनस z दे दो, नीचे भी ऐसे दे सकते हैं,
बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। आप कहोगे मैम ऐसी कितनी चीजें याद करें, याद नहीं, आपके माइंड में ना कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे कर लेंगे, है ना। लाइफ में भी सिचुएशंस आती हैं, हमें पता है अगर हमें डर लग रहा है या कुछ हो रहा है हमें कैसे हैंडल करना है। वैसे मैथ्स है कि जैसे ही एक्सपोनेंशियल आएगा नीचे e रेज़ टू पावर z आया मान लो, तो ऊपर भी e रेज़ टू पावर माइनस z देना, नीचे भी उल्टा देते हैं। अगर e रेज़ टू पावर z है तो आपने e रेज़ टू पावर माइनस z ऊपर देना है और e रेज़ टू पावर माइनस z नीचे देना है। मैंने ऊपर भी दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी और इससे भी, बैलेंस हो गया। ऊपर नीचे दोनों दोनों तो बैलेंस हो जाता है। बस अब आगे सिंपल सी सॉल्विंग है, देखो कितनी इजीली अब हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। e रेज़ टू पावर माइनस z एज इट इज, ये e रेज़ टू पावर माइनस z एज इट इज। यहाँ पे ध्यान से देखो e रेज़ टू पावर माइनस z और ये देखो बेस सेम पावर है, ये 1 बन जाएगा। बेस सेम पावर है, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हम पुटिंग करते हैं, ध्यान से देखना, पुटिंग भी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, ध्यान से देखो e रेज़ टू पावर माइनस z का -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस z माइनस का, है ना। इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, माइनस कम है कोई बात नहीं, माइनस बाहर दे दो माइनस अंदर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, मैंने ये काम किया, इससे फायदा क्या हुआ, पुटिंग के बिना ही काम हो रहा है। मैंने ये e रेज़ टू पावर माइनस z दिए, इससे चीजें इजी हुई। क्या इजी हुई कि यहाँ जो चीज लिखी है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, e रेज़ टू पावर माइनस z का डेरिवेटिव ये होगा। अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी, अभी बताती हूँ आपको। मैम इसका डेरिवेटिव तो ये है लेकिन ऊपर माइनस नहीं था, कोई बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करो। आपको कोई नंबर देना हो, माइनस देना हो, इजीली आप दे सकते हो, बाहर ऊपर भी दे दो नीचे भी दे दो। तो मैंने क्या किया, अब इसका फॉर्म बन गई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। जब भी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो उसके साथ लोग आता है नीचे वाले फंक्शन के साथ। दिस इज द इंटीग्रल का फॉर्मूला। अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो लोग आता है नीचे वाले फंक्शन के साथ, हमने लोग दे दिया नीचे वाले फंक्शन के साथ। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बना। क्या बना, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z लोग e रेज़ टू पावर माइनस z -1। ये माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो फर्क नहीं पड़ता, -1 है ऊपर लिखो नीचे लिखो फर्क नहीं पड़ता। बस मेन चीज ये थी, अगर एक माइनस यहाँ दे रहे हो तो एक नीचे भी देना है, बाद में चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, माइनस से फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज अगर एक माइनस दे रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा माइनस भी नीचे देना था, मैंने दे दिया। क्योंकि ये -1 है, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या आ गया, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या ये फाइनल है, नहीं। देखो जिसका काम खत्म हो जाता है ना, हम उसको वापिस वैल्यू में ले आते हैं। इंटीग्रेशन के लिए पुटिंग करी, इंटीग्रेशन खत्म हुई, वापिस ले आओ। इंटीग्रेशन के लिए हमने टी पुट किया था ना, इंटीग्रेशन के लिए टी पुट किया था ना, लेकिन जैसे ही देखो यहाँ टी पुट किया था, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन हुई, भाई टी कह रहा है मेरी वैल्यू वापस दो। हमने ये z में किया था ताकि हम CF निकाल पाए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाए, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वापस दो। z में किया था लेकिन हम दोबारा x में वापस दो। जिस काम के लिए हम पुटिंग करते हैं अगर वो काम हो जाता है वैल्यू वापस देनी पड़ती है। अगर इंटीग्रेशन के लिए पुटिंग की है, इंटीग्रेशन के बाद वापस करो वैल्यू। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए z में पुटिंग की है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद वापस दो हमें वैल्यू। क्या पुटिंग की थी, x को e रेज़ टू पावर z पुट किया था, इसी से हमारा पूरा z में चेंज होता है। तो अब यहाँ पुटिंग करते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस z मतलब 1 अपॉन दैट इज x की पावर -1 लिख दो। e रेज़ टू पावर माइनस z का मतलब यहाँ पे भी -1। आगे देखो लोग e रेज़ टू पावर माइनस z का मतलब x की पावर -1 आगे से और सुंदर बना सकते हैं, -1/x लोग 1/x -1। ये हमारा क्या है, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनल सोल्यूशन लिखते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया है ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। CF की वैल्यू क्या थी x में, हमने निकाली थी CF की वैल्यू, दैट वाज C1 प्लस C2 log x। अपनी नोटबुक्स में देखोगे आप, C1 प्लस C2 log x इंटू 1/x, ये हमारा दैट इज CF था। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल यही रहा हमारा 1/x log 1/x -1। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। CF देखो यही था हमारा, ये हमने वैल्यू निकाली थी C1 प्लस C2 log x इंटू 1/x। क्लियर हो रही हैं चीजें। 3 क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उन 2 क्वेश्चन में भी बहुत कुछ सीखने को है। पहले बताओ ये चीज क्लियर है, फटाफट से यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th एंड 5th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर डिटेल्ड, ये नहीं चीजें भगा रहे हैं, डिटेल्ड कंप्लीट कर रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन
पर्टिकुलर इंटीग्रल में थोड़ी सी स्पीड है क्योंकि हमने एक एक चीज डिस्कस की है अच्छे से। क्लियर चीज अच्छे से कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझना, चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहे, पहले हम क्या कह रहे थे कि x की पावर हो उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, कि x स्क्वायर है तो साथ में d2y/dx स्क्वायर हो, अगर x क्यूब है तो साथ में d3y/dx क्यूब हो, तब उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या फिर कॉची, एक ही बात है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि x नहीं, x के साथ कुछ है, मान लो x + 3 है, 2x + 3 है, x - 3 है, मतलब x के साथ ही कोई चीजें हो रही है और उसकी पावर वही है जो हमारे पास ऑर्डर है डेरिवेटिव का। ध्यान से, उसकी पावर वही है जो हमारे पास ऑर्डर है डेरिवेटिव का। अगर x + a की पावर 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। अगर ऐसे होता है तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, बट ये होमोजीनियस के तरीके से काम हो सकता है एक छोटे से चेंज के साथ। होमोजीनियस वही थी कि x² हो वही ऑर्डर हो, x³ हो वही ऑर्डर हो, होमोजीनियस वही था। लेकिन अगर x की जगह x + a हो, अगर x + 3 हो, 2x + 3 हो, और वही सेम पैटर्न कि जो इसकी पावर है वही इसकी पावर होनी चाहिए, जो इसकी पावर है वही ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, होमोजीनियस तो नहीं, बट होमोजीनियस के वे से हो सकती है थोड़े से चेंजेस के साथ। इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। के डायरेक्ट होमोजीनियस तो नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस से थोड़ा से चेंज करके काम इसमें हम कर सकते हैं। क्लियर है चीज, क्या चेंजेस है अभी बताती हूँ। पहले बताओ ये क्लियर है, पहले 3 क्वेश्चन में x की पावर्स थी, उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव था। अब x नहीं है, x + 3, 2x + 3, x से रिलेटेड ही कुछ है, चाहे x + 5 हो, x - 3 हो, 2x + 5 हो, x + a हो, अब ऐसी चीजें मिलने वाली है। इनको कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। की होमोजीनियस की वजह से काम तो हो सकता है पर थोड़े से चेंजेस के साथ। वो चेंज क्या है, ध्यान से समझना। हमें समझ आ गया, डायरेक्ट होमोजीनियस तो नहीं है, बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। होमोजीनियस के तरीके से काम हो सकता है। अगर होमोजीनियस होती तो हम x को e⁻z डालते, अगर होमोजीनियस होती तो हम x को e⁻z डालते, बट ये होमोजीनियस नहीं है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। तो जो यहाँ x की पावर में है, जो भी सॉरी x के साथ है, उसको हम e⁻z डालेंगे। x + 3 होता है, x - 5 होता है, x - 2 होता है, उसको हम e⁻z डालेंगे। यहाँ पावर्स में क्या है, x + a, तो हम x + a को e⁻z डालेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻z - a। क्लियर है चीज। तो जो हमारे पास पावर में चीजें हैं उसको हम z डालते हैं, सिर्फ x को नहीं। अगर x में दैट इज क्वेश्चन है, होमोजीनियस है, तो x को e⁻z, लेकिन x के अलावा x + 3, x + 2, वही पावर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो आप इसी को z डालते हो, बाकी सेम चलेगा। अब ध्यान से, अब क्या करेंगे, ध्यान से, अब क्या, x + a dy/dx को क्या डालेंगे, दैट इज d, क्या डालेंगे, d, x + a का होल स्क्वायर d2y/dx को क्या डालेंगे, दैट इज d × d-1। यहाँ y लिख रहे हैं तो यहाँ भी y, बाकी सब सेम है, बट द थिंग इज इसको z डालना है। आप पुटिंग करते हैं, अपने क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज d × d-1 minus that will be 4d plus 6y is equals to, यहाँ क्या है, x है, x की जगह क्या आएगा, e⁻z - a। ये पुटिंग में डिफरेंस है, बाकी सब सेम चलेगा। देखो d² - d, आगे सारी कैलकुलेशन सेम चलेगी। बस ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ x नहीं है, x + a, 2x + 3 ऐसी चीजें हैं तो पुटिंग ऐसे करनी है। बाकी एक बार पुटिंग होगी सेम काम, ऑक्सिलरी इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल सब वही कर रहे होंगे। y is equals to e⁻z - a। मैंने यहाँ पे इसको खोल दिया, अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। क्या बनेगा ये यहाँ पे, d² - 5d + 6 यहाँ पे y e⁻z - a। अब क्या करने वाले, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, d² - 5d + 6 is equals to 0, मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करके 5, सो d² - 3d + 2d + 6 is equals to 0। ये माइनस अंदर जाएगा। हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं चीजें कि माइनस साइन अंदर जाता है, ऐसे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस माइनस बन गया, d²
d-3 -2 d-3, ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। सो d-2 d-3 इज इक्वल्स टू 0। तो d की दो वैल्यूज आ गई 2 एंड 3। तो CF क्या बनेगा, C1 e रेस टू पावर, ध्यान से z चल रहा है राइट हैंड साइड में, e रेस टू पावर z दैट इज 2 प्लस C2 e रेस टू पावर 3z, ये हमारा CF है। C1 e रेस टू पावर 2z, C2 e रेस टू पावर 3z। अब लास्ट में z में नहीं छोड़ना, CF आ गया हमारा, ठीक है, राइट हैंड साइड में z में चल रहा है, सारी चीजें हमारी z में है, इसलिए CF z की टर्म्स में आता है। एक बार CF आ गया, उसको दोबारा x में चेंज करना है। ध्यान से, मेरे पास क्या है, e रेस टू पावर 2z, तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर 2 होगा, है ना। अगर एक तरफ 2 होगा तो इधर भी क्या होगा, होल स्क्वायर में 2। तो CF में C1 x प्लस दैट इज a का होल स्क्वायर, अगर इधर 2 आएगा पावर में तो इधर भी 2 आएगा। तो e रेस टू पावर 2z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस a का होल स्क्वायर, यहां से हमें पता लग गया। आगे देखो C2 e रेस टू पावर 3z, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 3, तो मैं यहाँ 3 डाल रही हूँ, x प्लस a की पावर 3, दिस इज द CF। क्लियर है चीजें, ध्यान से एक बार पुटिंग में ध्यान देना है। फिर हमने सेम ऑक्सिलरी इक्वेशन CF निकाला, CF को भी जब दोबारा x में लाओगे पुटिंग पे ध्यान देना है आराम से। e रेस टू पावर 2z का मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर, ये CF वाला काम हो गया। अब क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, कैसे निकलता है, एक सेकेंड रुकिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/d वाली चीजें क्या था d वाले में, दैट इज d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 लिख लेते हैं, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। और फिर यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, e रेस टू पावर z माइनस a, तो लिख देते हैं यहाँ पे दैट इज e रेस टू पावर z माइनस a। इसे सॉल्व करना बहुत इजी है, ब्रैकेट खोल दो, पहले d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 किसको मिलेगा, e रेस टू पावर z को, फिर किसको मिलेगा, a को, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू a। इसके साथ एक्सपोनेंशियल है, इजीली हो जाएगा। इसके साथ एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं, a तो है ही, इसके साथ e रेस टू पावर 0z लिख देते हैं। जब भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, 2 हो 3 हो, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू e रेस टू पावर 0। अगर x में चीजें चल रही हैं x में, अगर z में चीजें चल रही हैं z में, तो जब भी कांस्टेंट हो उसके साथ एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 1 ही होता है। a लिखो या a इंटू 1 लिखो, एक ही बात है, a लिखो या इंटू 1 एक ही बात है। तो इस a को अकेला हम सोल्व नहीं कर पाते, इसके साथ क्या लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल। इस एक्सपोनेंशियल 0 की पावर दैट इज वैल्यू, आंसर 1 ही होता है, इसका वैल्यू 1 ही है। तो a को तो हम नहीं सोल्व कर पाएंगे इस d के साथ में e रेस टू पावर 0 लिख लेते हैं। बस अब काम करते हैं, z की दैट इज d की जगह क्या डालेंगे 1, z के साथ क्या है 1, तो d की जगह 1 डालेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 1, 1/1 माइनस 5 प्लस 6 e रेस टू पावर z। यहाँ पे ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये z की जगह, ध्यान से, z के साथ क्या है 0, तो d की जगह क्या डालेंगे 0। एक्सपोनेंशियल में ऊपर जो z के साथ हो, x के साथ हो, वही d की जगह जाता है। तो यहाँ पे क्या है 0, तो d की जगह 0 जाएगा, दैट विल बी 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, और यहाँ पे e रेस टू पावर 0z। तो जब भी कांस्टेंट हो एक्सपोनेंशियल 0 लिख के हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या बनेगा 1/1 माइनस 5 बनेगा 1 माइनस 4 प्लस 6 बनेगा, दैट विल बी 2, 1/2 e रेस टू पावर z बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस a दैट विल बी 6 बन जाएगा, e रेस टू पावर 0z। e रेस टू पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 ही होता है। इसका मेन काम था हमें इस d से बचा ले, इसने d से बचा लिया, d 0 पुट करवा दिया, हमारा काम हो गया। जब एक बार d से हमारा काम हो जाए, ये दोबारा नहीं लिखना, ये हमारा आंसर बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का, सुपर इजी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब भी कांस्टेंट हो e रेस टू पावर 0 लिखो, d में 0 वैल्यू डलवाओ, एक बार d का काम हो गया, दोबारा इसकी वैल्यू 1 डाल दो, दिस इज द आंसर। वैसे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ तक हो गया, पर एलसीएम ले लेते हैं, इजी लग रहा है। कैसे लेंगे एलसीएम, 2 और 6 का एलसीएम विल बी 6, यहाँ आएगा 3 e रेस टू पावर z माइनस a। ये हमारा क्या आ चुका है, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, क्योंकि अभी ये z में है, मुझे वापस x में लाना है। मेरा क्वेश्चन किस में था, x में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मुझे x में लाना है, ठीक है। कौन हेल्प करेगा,
जो हमने पुट किया था वो हमारी हेल्प करेगा। हमने पुट किया था ना e रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू x प्लस ए, यही हमारी हेल्प करेगा इसको वापस x लाने में। e रेज़ टू पावर z किसको पुट किया था हमने, x प्लस ए को e रेज़ टू पावर z, यही हमारी हेल्प करेगा, जो हम पुट करते हैं ना यही हमारी हेल्प करेगा वापस यहाँ पहुंचने में, x की टर्म्स में पहुंचने में। e रेज़ टू पावर z की जगह क्या लिख देते हो, x प्लस ए, कुछ भी हमें इधर उधर नहीं करना पड़ा, सिंपल मिल गया कि e रेज़ टू पावर z की जगह x प्लस ए डाल दो, तो 3 इंटू एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन 6 आ गया, दैट विल बी 3x प्लस 3a माइनस ए, यहाँ पे क्या आ गया 6। फाइनल आंसर क्या बनेगा 3x प्लस 2a और नीचे क्या आ जाएगा 6। अगर हम लिखें ऐसे लिखते हैं 1/6 बाहर लिख लेते हैं 3x प्लस 2a, दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल जो x की टर्म्स में आ गया। तो कैसे लिखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन इज CF प्लस PI, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें निकाला था हमने, C1x प्लस ए का होल स्क्वायर C2x प्लस ए का क्यूब लिख देते हैं, C1x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस C2x प्लस ए का होल क्यूब, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी लिख दो 1/6 3x प्लस 2a, दैट्स इट, ये इसका फाइनल आंसर है। तो पुटिंग में चेंज है बस आगे कि किसको पुट करना है, x प्लस ए को e रेज़ टू पावर z, बाकी सारा सोल्यूशन सेम है। जैसे d में चीज बन जाए ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सब कुछ सेम करना है, बस पुटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, आपने स्टार्टिंग में ध्यान रखना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से समझना, सोल्व करना ये क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखा किस चैप्टर से आया है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर सेकंड ऑर्डर है साथ में पावर 2 वाली है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 वाली है। ये होमोजीनियस तो नहीं है, होमोजीनियस होता तो x के d2y/dx स्क्वायर होता, x हो इनटू दैट इज dy/dx होता। होमोजीनियस तो नहीं है बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, क्योंकि जो यहाँ लिखा है वो पावर यहाँ है, जो यहाँ लिखा है वो पावर यहाँ है, कोई बात नहीं, x नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में। डायरेक्ट होमोजीनियस लीनियर नहीं है बट इसको किया जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ डेरिवेटिव है ऑर्डर का वही यहाँ पावर है, जो यहाँ दैट इज डेरिवेटिव है वही यहाँ पावर है। इसको हम होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं, इसको होमोजीनियस में रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं ध्यान से समझना, मैं क्या करने वाली हूँ, पुटिंग करनी है ना। अब x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर z तो पुट नहीं करना, ध्यान से नोटबुक साइड में रख दो, मेरी बात बहुत ध्यान समझो। हमने x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर z तो नहीं करना, क्योंकि ये तो होमोजीनियस में करते हैं। फिर क्या करेंगे ध्यान से, जो यहाँ लिखा है 3x प्लस 2 को क्या डालेंगे e रेज़ टू पावर z, 3x प्लस 2 को क्या डालेंगे e रेज़ टू पावर z। अब बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज, नोटबुक साइड में, फ्रेंड साइड में, कोई भी बात माइंड में आ रही है व्हाट्सएप सब कुछ साइड में करो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई और चीज नहीं सोचनी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें जो भी यहाँ मिला है उसको z डाल दिया, डेरिवेटिव ध्यान से देखना, अगर मेरे पास 3x प्लस 2 dy/dx है, इसको क्या डालना है, आप कहोगे मैम dy डाल दो, एक डेरिवेटिव, एक यहाँ पे दैट इज ब्रैकेट है, पावर 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर एक डेरिवेटिव होता d डाल देते, साथ में ये वाला y लिख दो, ऐसे कर दो। नहीं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास x में था कि x dy/dx था, x के d2y/dx स्क्वायर था, जब हम होमोजीनियस के केस कर रहे थे तब हम dy डालते थे, d इंटू d-1y डालते थे, ठीक है। अभी लास्ट केस किया, x प्लस ए dy/dx था, उसको भी हमने क्या डाला dy डाला, है ना। अगर यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 ब्रैकेट्स कर दी थी, है ना, ऐसे किया था। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, अगर सिंपल x में बात हो रही होती है तो हम ऐसे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल x था, x का कुछ नहीं है, 2x 3x नहीं है, सिंपल x है तो हमने dy डाला। यहाँ पे भी x के साथ कुछ नहीं है, सिंपल x है, 2x 3x 4x नहीं है, सिंपल x है तो सिंपल d इंटू d-1y डाला। लेकिन अगर x के साथ कुछ हो, x के साथ कुछ हो तो वो वाला नंबर भी यहाँ आता है जब हम डेरिवेटिव को पुट करते हैं।
जो होमोजीनियस में किया x के साथ कुछ नहीं था, सिंपल dy dy आया, है ना। जब पुटिंग करे तो हमने कहा x dy by dx इज दिस। फिर हमने x प्लस a किया तो भी x के साथ कोफिशिएंट 1 है ना x का। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो हमने सिंपल दैट इज d इंटू डी माइनस 1 है, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो वो कोफिशिएंट हम यहाँ पे पुटिंग के टाइम जरूर लिखते हैं। अगर मान लो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, d2y बाय क्या है dx स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है d इंटू डी माइनस 1y तो करना ही है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो d इंटू डी माइनस 1 तो होना ही है। लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका भी स्क्वायर आएगा। अगर x के कोफिशिएंट्स 1 चल रहे हैं, सिंपल x का कोफिशिएंट 1 x के, हम इसको सिंपल पुट कर सकते हैं dy। हमने यहाँ से देखो ये सिंपल x है ना, अगर मेरे पास कुछ हो भी दैट इज इक्वेशन में मैं इसको पुट कर दूंगी dy, है ना। ये x प्लस a है ना, हम सिंपल इसको d इंटू डी माइनस 1 कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। लेकिन अगर 3x प्लस 2 है, इस 3 को मैं बाहर नहीं रख सकती कि तुम 3 अभी बाहर बैठो मैं पुटिंग करके आती हूँ, नहीं, ये 3 से बाहर नहीं निकाल सकती मैं, इसको साथ ही पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो यहाँ कोफिशिएंट लिखा है वो नंबर आगे आता है, अगर 2 वाला है तो उसका स्क्वायर आगे आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है। देखो पूरे क्वेश्चंस जितने हमने क्वेश्चंस किए ध्यान से चीजें देखो, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर सकती, पहले ही कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था x के साथ कि मुझे प्रॉब्लम आती, मैंने सिंपल पुटिंग की काम करना शुरू कर दी, ठीक है। x को e रेज़ टू पावर z में इजीली कर पा रही थी। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें भी क्या था x के d स्क्वायर, सिंपल सा काम हो रहा था। यहाँ पे भी क्या था x के d2y by dx के। आप कहोगे मैम x के साथ 3 है ना, आप कहोगे मैम यहाँ पे x के साथ 3 है ना कोफिशिएंट, कोई बात नहीं, मैं इस 3 को छोड़ सकती थी ना। देखो 3 आराम से बैठा था, मैंने इसको d पुट किया, 3 आराम से बैठा था, अलग से इसको छोड़ पा रही थी ना, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे है कंबाइन करके, इस d को तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगी, इस 3 को तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, बाहर कॉमन में थोड़ा पड़ा है कि छोड़ दूंगी, नहीं, एक ब्रैकेट में कंबाइन फॉर्म में साथ आ रखा है, इस 3 को मैं बाहर कॉमन में ऐसा नहीं छोड़ सकती, ये पुटिंग में आ ही रहा है, मुझे 3x प्लस 2 को ही e रेज़ टू पावर z पुट करना ही पड़ रहा है, इस 3 को मैं इग्नोर नहीं कर पा रही। अगर आप x के कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर पा रहे, वो 1 के अलावा कुछ और है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके कोफिशिएंट को आप इग्नोर नहीं कर पा रहे, आपको इसको पुटिंग में लाना पड़ रहा है, e रेज़ टू पावर z में आपको इसको लाना पड़ रहा है। तो जब आप डेरिवेटिव्स लिखोगे 3x प्लस 2 dy by dx क्या होगा 3dy। इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं बिल्कुल एंड में वो करवाऊंगी कि कई बच्चों को क्या होता है सिर्फ क्वेश्चंस करवा दो मैम, हमें ज्यादा डीप नहीं जाना, तो वो क्वेश्चंस के लिए चीज समझे। लेकिन अगर आपको 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा के बाद में कॉन्सेप्ट समझना है, मैं एंड में इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर पूरा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। पर ये माइंड में रखो क्योंकि पेपर में जाके पूरा कॉन्सेप्ट नहीं करना, हमें चीजें पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी अच्छी बात है, पर पेपर के टाइम में चीजें क्लिक होनी चाहिए कि अगर x का कोफिशिएंट कुछ है जो मैं e रेज़ टू पावर z में पुट कर रही हूं तो वो डेरिवेटिव में भी आएगा। अगर x का कोफिशिएंट कुछ है जो मैं e रेज़ टू पावर z में भी मुझे पुट करना पड़ रहा है तो वो डेरिवेटिव में भी झलकेगा। 3x प्लस 2 dy by dx 3dy, यहाँ पे होल स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा। उसके बाद अब ये चीजें इजी है, बस ये कॉन्सेप्ट पता हो, उसके बाद हमारी चीजें इजी हो जाती हैं। अब तो सिंपल पुटिंग करनी है, देखो क्या बनेगा हमारे पास 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जहां जहां चीजें डालते जाओ, दैट विल बी 9d इंटू डी माइनस 1 प्लस 3, ये बाहर वाला 3 है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें x की कोफिशिएंट जो e रेज़ टू पावर z में लाना पड़ रहा है, इसके कारण हमें यहाँ 9 यहाँ 3 लिखना पड़ रहा है। हमें e रेज़ टू पावर z में x का कोफिशिएंट कुछ लाना पड़ रहा है ना, जो 3 के अलावा 1 के अलावा है। अगर यहाँ 1 के अलावा कुछ भी होगा हमें डेरिवेटिव में शो करना पड़ेगा, d के साथ शो करना पड़ेगा। 9d इंटू डी माइनस 1 प्लस 3d, दैट विल बी, एक 3 पहले से ही था बाहर वाला, एक हम दे रहे हैं, और यहाँ पे -36 बाहर y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल के रखो, हमने पुट करनी है ना। x की वैल्यू क्या आएगी e रेज़ टू पावर माइनस z, e रेज़ टू पावर z माइनस 2 अपॉन 3, ये मेरे x की वैल्यू आएगी। आप e रेज़ टू पावर z को कुछ भी पुट करो, इसको e रेज़ टू पावर z पुट कर रहे हो ना, x की वैल्यू वहां से जरूर निकालो। तो हमें 3x स्क्वायर मतलब e रेज़ टू पावर z माइनस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर,
प्लस 4x, x की वैल्यू डाल दो, e रेज टू पावर z माइनस 2/3 प्लस 1। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अरे नहीं सुपर इजी, ट्रस्ट मी, बस यही स्टेप समझने वाला था, उसके बाद हम फटाफट कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। क्या बनेगा 9d स्क्वायर माइनस 9d, ठीक है, प्लस ये बनेगा 3 3 9, 9d माइनस 36। मेरे से पहले सॉल्विंग करो, देखते हैं आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। 3 आएगा, यहाँ पे आएगा e रेज टू पावर z माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरे पास 3 पड़ा है, इसका होल स्क्वायर e रेज टू पावर 2z प्लस 4 माइनस 2 e रेज टू पावर z, 2 नहीं दैट विल बी 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या बनेगा 9 प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर z माइनस 2/3 और साथ में क्या आएगा प्लस 1। अब फटाफट से करते हैं, 9d से 9d क्या होगा कैंसिल, 9d स्क्वायर माइनस 36 ये आ गया y इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा मेरे पास 3, ये रहा, यहाँ पे हमने होल स्क्वायर खोल दिया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा, तो ये 1/3 e रेज टू पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e रेज टू पावर z। कैलकुलेशंस देख के आपको लग रहा होगा इतनी सारी, ये डिफिकल्ट नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट आ गया फिर आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4/3, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 1/3 बाहर रखते हैं, 4 e रेज टू पावर z माइनस 8 प्लस 1। सबके पास नीचे 3 है तो हम कर सकते हो और कैलकुलेशन, 3 का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या बनेगा e रेज टू पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e रेज टू पावर z। इसके पास भी 3 है, ऊपर वाला सेम आएगा, जिसके पास 3 है हमने पूरा 3 का एलसीएम लिया ना, इसके पास भी 3 है, ऊपर वाला सेम, इसके पास भी 3 है, ऊपर वाला सेम, इसके पास 3 नहीं है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, 4 माइनस 8 दैट विल बी माइनस 4, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 ई रेज टू पावर 2z माइनस 1/3 आ जाएगा। कितना सुंदर सा आराम से, कितना दैट इज सिंप्लीफाइड आंसर आया है, दैट विल बी 4y। अब इसको सेपरेट कर दो ताकि हमारी कैलकुलेशंस आगे इजी हो, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जाना है ना, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। दिस विल बी 9d स्क्वायर माइनस 4y, ये हमारे पास वैल्यू बनी है जिसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल का काम कर रहा है। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीजें, सिंपल पुटिंग पे ध्यान देना है बस, बाकी आगे कैलकुलेशन करके इजी हो जाएगा, सेम वे में काम करेंगे। मैं ये लास्ट वाली जो बने उसको एज इट इज नोट कर रही हूँ ताकि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल इजिली निकाल पाए। मेरे से पहले निकालो वैल्यूज, अभी लास्ट क्वेश्चन है, मेरे से पहले आंसर्स निकालो, देखो मैच करेंगे फिर। e रेज टू पावर 2z/3 माइनस 1/3, फटाफट से देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या वैल्यूज आ रही है d की, दैट विल बी 9d स्क्वायर माइनस 4 0, 9 तो उधर ही चले गया 0 के नीचे, d स्क्वायर माइनस 4 0, d स्क्वायर की वैल्यू 4, d की वैल्यू प्लस माइनस 2, स्क्वायर उधर जाके रूट होता है, 4 का 2 बनेगा, आगे प्लस माइनस आएगा, CF क्या बनेगा दैट विल बी C1 e रेज टू पावर 2z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस 2z। C1 e रेज टू पावर 2z, C2 के पास ये आएगा, क्या z पे छोड़ दे, नहीं x पे लाना है। जब भी x पे लाना हो स्टार्टिंग में जाओ कि हमें क्या वैल्यू पुट की थी, 3x प्लस 2 को e रेज टू पावर z, क्या पुट किया था 3x प्लस 2 को e रेज टू पावर z, यही हमारी हेल्प करता है वापस इसको x में लाने के लिए, इसी से हमने z में सारा क्वेश्चन बनाया था ना, यही हमारी हेल्प करता है वापस x में आने के लिए। दैट विल बी C1 e रेज टू पावर 2z, इधर 2 है तो इधर भी होल स्क्वायर होगा, अगर इधर 2 पावर आएगी इधर भी होल स्क्वायर होगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस C2 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2, अगर इधर होल स्क्वायर है इधर भी होल स्क्वायर होगा, अगर इधर माइनस 2 है तो इधर भी माइनस 2 होगा, जैसे जैसे यहाँ पावर होगी वैसे वैसे यहाँ होल पावर होगी। दिस इज द CF। क्लियर है चीज, चले आगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन दैट विल बी 9d स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा e रेज टू पावर 2z/3 माइनस 1/3, 1 अपॉन d वाली चीज और फिर राइट हैंड साइड आ जाओ, यहाँ पे ये बनेगा, अब इसको अलग अलग कर दो, ये पहली टर्म लिखेंगे e रेज टू पावर 2z/3, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 1 अपॉन 9d स्क्वायर माइनस 4 1/3। अब ये फिर से कांस्टेंट है, इसके साथ क्या लिख देंगे e रेज टू पावर 0z, जब भी कांस्टेंट हो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या करने वाले ध्यान से, अब यहाँ पे 1 अपॉन 9, अब e रेज टू पावर 2z है ना, 2 है ना, तो d की जगह 2 डालेंगे, ये 3 तो कांस्टेंट है बाहर ले आओ,
ये 3 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, जहां जहां d है वहां वहां 2 डाल दो, 1/4 -4, जहां जहां d है वहां वहां हम 2 डाल देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 -4, यहाँ पे 1/9, जहां जहां d है वहां क्या डालेंगे 0, ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, क्या है, बाहर आ जाएगा ये वाला, ये d की जगह 0, 1/0 का स्क्वायर 0 -4, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/27 इंटू 1/0। दिस इज द केस ऑफ फेलियर कि d की वैल्यू डालने पर ये हमें क्या दे रहा है 0, ये केस ऑफ फेलियर है, और ये यहाँ पे 27 इंटू -4। क्लियर है चीज, आगे देखो, अब क्या हुआ, केस ऑफ फेलियर तो क्या होता है, जहां पुटिंग होती है वहां डेरिवेटिव होता है, यही पुटिंग हुई है ना d की जगह 2, देखो यहीं से पुटिंग हुई है ना d की जगह 2, यहाँ डेरिवेटिव होगा, कैसे होगा, 1/9 दैट इज 2d, है ना, यहाँ डेरिवेटिव होगा क्योंकि यहाँ केस ऑफ फेलियर बना है, तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, और ये वाला 3 हमारे पास पहले ही आगे पड़ा है, e⁻²z, इसका डेरिवेटिव 2d, ये 9 और 3 मेरे ये वाले हैं, और e⁻²z एज इट इज, और यहाँ पे -1/27 इंटू -4। क्लियर है, आगे देखो, अब ये 1/27, ये यहाँ पे 1 सेकेंड e⁻²z था, एज इट इज लिखा, e⁻²z था ना यहाँ पे, वो मैंने लिख दिया वहां पे, सॉरी ये लिख दिया मैंने e⁻²z, क्योंकि डेरिवेटिव करा है तो एक z आएगा, e⁻²z मैंने एज इट इज लिखा है, बट क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव हुआ है तो एक z की स्टैंप लगेगी, इसलिए यहाँ z लगा है। यहाँ पे e⁻0z था, पर वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, ये बस हमारी ये हेल्प कर देते हैं d खत्म करने में, कांस्टेंट हो हम e⁻0 लिख देते हैं ताकि d को खत्म कर पाए, एक बार d खत्म हो गया उसको दोबारा 1 ही पुट कर देते हैं, e⁻0 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बस अब क्वेश्चन करते हैं, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दैट इज 2, तो d स्क्वायर की जगह क्या डाल दूं 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो d की जगह क्या डाल दूंगी 2, तो दैट विल बी 27 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे e⁻²z -27 इंटू -4, जहां d था मैंने क्या डाल दिया 2 डाल दिया, ये z ही रहा। आप ध्यान से, z e⁻²z 27 इंटू 4, ये भी 27 इंटू 4, तो 1/27 इंटू 4 हमने बाहर लिख लिया, यहाँ पे क्या आएगा z e⁻²z -1। देखो इतना आराम से प्यारा सा आंसर आ गया, अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पे कमांड है कि क्या चीज और कैसे पुट करनी है। 27 इंटू 4 कैसे होगा, आप 30 इंटू 4 कर लो, 30 इंटू 4 इज 120, 30 में से कितने कम है 3 इंटू 4 12, तो आप 120 में से 12 माइनस कर दो, या फिर आप सिंपल कैलकुलेटर पे कर सकते हो, 120 में से 12 माइनस कर रहे हैं, दैट विल बी 108, यहाँ पे z e⁻²z -1, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट करना चाहो, 27 इंटू 4 108। अब ये क्या हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, ये हमारा आंसर किस में, z में है, मुझे किस में चाहिए x में, आप पुटिंग करते हैं, मुझे z की वैल्यू चाहिए, ध्यान से पुटिंग जो भी हमारी x में लाना होता है कौन हेल्प करता है, कि हमने स्टार्टिंग में किसे पुट किया था, हमने स्टार्टिंग में 3x + 2 को e⁻² डाला था, किसे डाला था 3x + 2 को e⁻², यही हमारी हेल्प करेगा। हमें z की वैल्यू चाहिए, कहता कोई बात नहीं इसको इधर log बना दो, अगर आप इसको log बना दोगे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, मैंने कहा ठीक है, इस z को बना दो log 3x + 2, e⁻²z चाहिए, कह रहा कोई बात नहीं इधर भी होल स्क्वायर कर दो, 3x + 2 का होल स्क्वायर -1, और नीचे यहाँ पे 108, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब आप कंप्लीट सोल्यूशन लिख लोगे, CF + PI, दिस प्लस दिस करके, x वाली फॉर्म सॉरी, दिस प्लस दिस करके, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है चीजें, चले आगे। अभी मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताना है, क्वेश्चंस हो गए, लेकिन ये 3 कैसे आया मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताना है, क्योंकि देखो पेपर में जाके ठीक है आपको माइंड वहीं पे दैट इज चीजें याद रहेंगी, अच्छा x के साथ कोफिशिएंट है इसलिए यहाँ 3 आया है, बट एक बेसिक चीज ही पता होनी चाहिए, हम d किसे पुट कर रहे हैं, कैसे चल रहा है वो भी बताऊंगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए ताकि वो एग्जाम में कर पाए, पर थोड़ा सा बेसिक भी पता हो तो ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, अच्छी बात है। अब फटाफट से 2 से 3 मिनट लगा के बेसिक समझ लेते हैं कि हमें dd पुट तो कर ही जा रहे हैं, d-1 ये बन कैसे रहा है अब वो देख लेते हैं। 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर है पक्का। नाउ कांसेप्ट्स पे चलते हैं कि क्यों हम ऐसे पुटिंग कर रहे हैं, d2y को d × d-1
और 3x+2 वाले में ऐसे क्यों पुट कर रहे हैं? मैंने दोनों एग्जांपल्स दिए कंसेप्ट के लिए, एक जो डायरेक्ट होमोजीनियस होती है और ये चीजें पुट कर रहे होते हैं, और एक जो होमोजीनियस डायरेक्ट नहीं है बट रिड्यूसिबल है, मतलब हम इसे होमोजीनियस फॉर्म में बना सकते हैं ऐसी पुटिंग करके। दोनों में बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी, फटाफट से डिस्कस करते हैं फिर क्लास एंड करेंगे। ध्यान से देखो, हमें ये तो पता है जैसे ही होमोजीनियस मिले, होमोजीनियस लीनियर मिले, हमें x को e⁻z पुट करना होता है। अगर हमें होमोजीनियस लीनियर मिल गई कि जो x की पावर है वही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये हमें पुट करना ही होता है। अब ध्यान से देखना, इसी से ही सारा कॉन्सेप्ट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लेने वाली हूँ? डेरिवेटिव। यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी? log x। अगर x e⁻z है तो z की वैल्यू क्या आएगी? log x। आप डेरिवेटिव ले लो, dz/dx क्या होगा? 1/x। dz/dx क्या होगा? 1/x। अब ध्यान से, हमने dy/dx निकालना है। मान लो पहले मैंने x को e⁻z लिया, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रही हूँ कि ये पुटिंग क्यों कर रहे हैं। पेपर में डायरेक्ट ही पुट करना है, पर ऐसा क्यों होता है वो बेसिक भी पता होना चाहिए। x e⁻z लिया था, z की वैल्यू log x आई, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, बात खत्म होगी। अब बात करते हैं dy/dx की। निकाला dy/dx, कैसे निकलेगा? dy/dz इंटू dz/dx। हमारी फैमिली में z भी आ चुका है, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो dy/dx में z कैसे आएगा? कहता y का z में कर दो dz/dx, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो dz से dz कैंसिल हो गया, होता नहीं है कैंसिल, देखने का वे है। क्या हम डेरिवेटिव ठीक लिख रहे हैं? कैंसिल होता नहीं है ये, लेकिन देखने का वे है। देखो अगर dz से dz हट गया तो सिर्फ dy/dx ही बचेगा, सिर्फ dy/dx ही बचेगा। तो मैं इस dy/dx को लिख सकती हूँ dy/dz इंटू dz/dx, क्योंकि मुझे z को फैमिली में इंक्लूड करना है। अब dy/dz, अभी ध्यान से देखना, dz/dx की वैल्यू क्या है? 1/x। हम इस dy/dz को d पुट कर रहे हैं, हम इसको क्या पुट कर रहे हैं? d। लो जी d आ गया। यहाँ पे क्या है? dy/dx। ये x कहाँ आएगा? इधर आएगा, x dy/dx, इसीलिए d पुट होता है। ये हमारा dy है, इसको मैं d, ये dy/dz है ना, इस z वाले डेरिवेटिव को कैपिटल D डाल रही हूँ। ये y एक्स्ट्रा वाला जो यहाँ पे है dy, ये वाला x कहाँ गया? इधर। इसीलिए हम x dy/dx को कैपिटल dy अपने क्वेश्चंस में पुट कर रहे हैं। एक्चुअली में इसके पीछे ये सारा सिस्टम है। ये z वाली चीज मैं कह रही थी ना, CF आ रहा है तो z में लिखो, सारी चीजें पहले z में लिखो, क्योंकि हमने कैपिटल D पुट ही इसे किया, इस z वाले को पुट किया है। लेकिन हम पेपर में पूरा कॉन्सेप्ट बार बार नहीं लिख सकते, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलती हूँ? x dy/dx को कैपिटल dy कर दो, क्योंकि ये z वाली चीज बार बार करके हम नहीं दिखा सकते। बट द बेसिक कंसेप्ट इज दिस, क्योंकि हमने x को e⁻z पुट किया, हमने z को इंट्रोड्यूस करवाया फैमिली में, तो dy/dx में भी इंट्रोड्यूस होगा। ये हमने पहले ही निकाल लिया, इसको कैपिटल D डाल रहे हैं, ये x उधर चले गया, इसलिए x dy/dx कैपिटल dy बनता है। क्लियर है चीज? ऐसे आप सेकंड दैट इज डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। x एज इट इज d2y/dx के, x एज इट इज d2y/dx के प्रोडक्ट रूल, फिर x का मान दैट इज d, ध्यान से x का मान dy/dx, प्रोडक्ट रूल लगाया। पहले इसका डेरिवेटिव क्या? ये रेस्ट करा था, फिर इसका डेरिवेटिव क्या? ये रेस्ट करा था, इसका भी डेरिवेटिव होगा सेम। अगर आप सारा सोल्व करोगे वो d इंटू d-1 ही बनेगा x के d2y/dx के, वो यही बनेगा। पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस। और ऐसे ही ये बना है, हमने 3x+2 को क्या करा? दैट इज e⁻z, यही करा था। आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लो, ध्यान से, ये क्या बनेगा? log ऑफ 3x+2 इज इक्वल्स टू e⁻z बनेगा ना। सॉरी, ये तो log बना है, ये लो बन गया डेरिवेटिव 1/3x+2, ये ऊपर 3, log का डेरिवेटिव क्या होता है? जो यहाँ है वो नीचे आएगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू z का, दैट इज dz/dx। हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? dy/dx की। z को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस। z को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस। अब ध्यान से, dz/dx की तो वैल्यू है 3/3x+2। इस z वाले डेरिवेटिव को d डालते हैं, इस z वाले डेरिवेटिव को d डालते हैं, ये क्या बन गया? dy/dx। ये 3x+2 इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3x+2 dy/dx इज इक्वल्स टू 3d। ये इसको, ये y भी है ना, यहाँ y भी आएगा 3dy। इसीलिए फर्स्ट वाले डेरिवेटिव वाले को सिर्फ dy नहीं 3dy, क्योंकि जब हम इसका दैट इज log का डेरिवेटिव लेते हैं ये 3 एक्स्ट्रा बचता है,
ये 3x+2 का डेरिवेटिव लेंगे लोग का 1/this, इसका डेरिवेटिव भी तो ऊपर आता है, ये 3 एक्स्ट्रा बचता है, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 लगाया, क्योंकि यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते। एक्चुअल कैलकुलेशन में ये 3 यहाँ आता है। ये बेसिक है इसके पीछे का, पर पेपर में ये कुछ नहीं करना होता, हम डायरेक्टली चीजें पुट कर रहे होते हैं। क्लियर है चीजें? चलें आगे, समझ आया? ये बेसिक है, अगर कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो एक बार दोबारा भी सुनोगे ना तो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीज आराम से की है। एक्चुअल में ये डी जेड वाला डेरिवेटिव है एक्चुअल में, फिर हम लेके पेपर में डायरेक्ट लिखेंगे x dy by dx dy, क्योंकि देखो सारा सॉल्विंग के बाद d की वैल्यू बन क्या रही है, ध्यान से देखो, सारा सॉल्विंग के बाद ये x इधर आ गया, x dy by dx बन क्या रहा है, ये dy। तो मैंने आपको डायरेक्ट ये बताया, ये z का डेरिवेटिव वाले उसमें मैंने कंफ्यूजन में डाला ही नहीं, डायरेक्ट ही है, ये dz का डेरिवेटिव है, तभी तो हम CF पर्टिकुलर इंटीग्रल z में निकाल रहे हैं, बाद में उसे कन्वर्ट करते हैं x में। क्लियर है चीजें? समझ आई? इसी के साथ क्लास एंड करते हैं। हमारा वन शॉट कंप्लीट होता है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डायरेक्टली होमोजीनियस है दैट इज कॉची, लेकिन अगर x+2 3x+2 जितनी पावर उतने डेरिवेटिव्स हैं तो वो लेजेंडर्स बन जाती है। इसी दोनों दैट इज हमने कॉची लेजेंडर भी होमोजीनियस सबके सॉल्यूशन अच्छे से कर लिए। मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाए हैं, चीजें अच्छे से समझी हैं, और इससे पहले मस्ट अगर आपने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर देखा था ना, जब मैंने बेसिक से पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन समझाई है, फिर चैप्टर दैट इज क्लास आपको सुपर डुपर इजी लगने वाली है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।